ये कहानी शुरू होती है टोक्यो शहर में, जहां हर सुबह की तरह आज भी एक सामान्य दिन था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और ट्रेन पकड़ रहे थे। ट्रेन में सभी अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। तभी एक आदमी पानी की बोतल खोलता है, लेकिन उसकी ढक्कन उसके हाथ से फिसल जाती है। जब वो झुककर उसे उठाने ही वाला होता है कि अचानक वो ढक्कन गायब हो जाता है। ये ढक्कन का गायब होना एक अजीब घटना की शुरुआत थी। पलक झपकते ही सभी के मोबाइल फोन काम करना बंद कर देते हैं और उन्हें भूकंप के अलर्ट मिलने लगते हैं। ट्रेन तेजी से अपनी रफ्तार पर दौड़ रही थी और यात्री डर के मारे कांप रहे थे। जैसे ही ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करती है, एक जोरदार झटका लगता है और ट्रेन में बैठे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे खुद को एक घने जंगल में पाते हैं। हैरान होकर देखने पर पता चलता है कि पूरी ट्रेन नहीं, बल्कि सिर्फ एक डिब्बा इस अजीबोगरीब जंगल में पहुंचा है। ये जगह उन्हें जानी पहचानी लगती है। ये टोक्यो ही था, लेकिन अब एक जंगल में तब्दील हो चुका था। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। तभी सैम नाम का एक अग्निशामक, जो उसी डिब्बे में था, घबराए हुए लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। यूमी नाम की एक युवती, जो अभी अभी अग्निशामक बनी थी, इस काम में सैम की मदद करती है। यूमी को सैम एक शिक्षक की तरह क्लासेस देता था और वो उसे पसंद भी करती थी। दृश्य बदलता है और हमें 2023 का वही टोक्यो शहर दिखाया जाता है जिस दिन वे सभी ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन प्रबंधन हैरान है कि ट्रेन के 2 डिब्बे कहाँ गायब हो गए। हमने सैम का डिब्बा तो देखा, लेकिन दूसरा गायब डिब्बा अभी तक नहीं दिखा। इंजीनियर उस सुरंग की जांच कर रहे हैं जहां से वे डिब्बे गायब हुए थे। दूसरी ओर हम सैम, यूमी और एक अन्य लड़की को देखते हैं। वे भी सुरंग की जांच कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई उन्हें ढूंढने तो नहीं आ रहा। उन्हें दूसरी तरफ कुछ रोशनी दिखाई देती है। इधर इंजीनियरों को भी रोशनी दिखती है। इंजीनियर सोचते हैं कि सभी दूसरी तरफ हैं और सैम का समूह सोचता है कि शायद दूसरी तरफ से कुछ लोग उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों पक्षों की गलतफहमी थी। जब सैम का समूह आगे बढ़ता है और देखता है तो उन्हें सुरंग के बाहर धूप दिखाई देती है और यहाँ इंजीनियरों के सामने इंजीनियरों की एक और टीम थी जो लापता लोगों को ढूंढ रही थी। सैम का समूह, जो सुरंग से बाहर आ चुका था, शहर के दूसरी तरफ देखता है और चिंतित हो जाता है, क्योंकि पूरा टोक्यो शहर एक रेगिस्तान में बदल चुका था। वे इन अजीब चीजों के कई वीडियो बनाते हैं ताकि वे उन्हें अपने जैसे अन्य यात्रियों को दिखा सकें। उनके विचार से जब वे लोगों को इस शहर के बारे में बताएंगे तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जब वे वीडियो देखेंगे तो उन्हें भी विश्वास हो जाएगा कि वे एक अजीब जगह पर पहुंच गए हैं। सभी चिंतित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे यहाँ कैसे जिएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। दूर दूर तक कोई नहीं था। आखिर उन्हें कौन बचाएगा? उन्हें इस जगह पर 7 घंटे हो गए थे। कोई मदद के लिए नहीं आया था। फोन में कोई सिग्नल नहीं था और सभी बहुत भूखे थे। जिनके पास कुछ नाश्ता था, उन्होंने उसे आपस में बांटकर अपनी भूख शांत की। इसी ट्रेन में पैनी नाम की एक स्वार्थी लड़की थी, जो इतनी भूखी थी कि वो सभी के बैग में खाना ढूंढने लगी। उसे मी के बैग में उसे सरकार का एक पत्र मिला जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि वो एक अपराधी है। पैनी के नकारात्मक विचारों ने उसे ये निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर दिया कि ये सब उस अपराधी का ही काम होगा। उसने उन्हें यहाँ फंसा दिया ताकि वो सरकार को ब्लैकमेल करके अपनी सजा से बच सके। वो ये बात सभी को बताती है। कायाशिमा सभी को समझाता रहता है कि यह पत्र उसका नहीं है, कृपया उसकी बात सुने, लेकिन जब कोई नहीं सुनता तो वो कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब सभी शांति से यहाँ रह रहे थे। जैसे ही वो डिब्बे से बाहर निकलता है, एक व्लॉगर लड़का सैम और यूमी को बताता है कि रीना गलत है। वो सभी के बैग से चोरी कर रही थी और उसे नहीं लगता कि कायाशिमा एक अपराधी है। ये जानकर सैम को बुरा लगता है और वो कायाशिमा को ढूंढने बाहर जाता है। कायाशिमा चलते चलते एक गड्ढे में गिरने ही वाला होता है कि तभी सैम आता है और उसे बचा लेता है। कायाशिमा उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वह अपराधी नहीं, बल्कि एक बहुत प्रसिद्ध हेयर ड्रेसर है। इससे पहले कि सैम उससे कुछ और पूछता, वो उसे चुप करा देता है। यानी उसने अभी तक उसे उस अपराधी के पत्र के बारे में कुछ नहीं बताया है। रात चिंता में गुजर जाती है। ज्यादातर लोग सो गए थे, लेकिन कई लोगों के विचारों ने उन्हें सोने नहीं दिया। सुबह होती है और सभी थके हारे बैठे हैं। सैम धीरे धीरे सभी की मदद करने की कोशिश करता है और कायाशिमा उसके इस रवैये से नाराज हो जाता है। कोई व्यक्ति इतनी अच्छाई मुफ्त में कैसे दिखा सकता है? वो उससे पूछता है, तुम सबकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? सैम कहता है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके दिल में एक अपराध बोध है जिसे वो हर तरह से खत्म करना चाहता है। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त उसकी वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था और उसी बात का पछतावा मिटाने के लिए उसने उस दिन खुद से वादा किया था कि जब भी किसी को उसकी जरूरत होगी वो मदद करेगा। सैम की पिछली कहानी सुनकर कायाशिमा को भी अपने भाई की याद आती है। जब वे दोनों छोटे थे तो वे कितने प्यार से रहते थे। हालांकि वे गरीब थे, लेकिन कायाशिमा ने अपने भाई के लिए अपना जीवन त्याग दिया था। उसने अपने भाई को अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की और एक प्रसिद्ध हेयर ड्रेसर बन गया।
उसने अपने भाई की सारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन एक चीज छूट गई। बहुत काम करने के कारण उसे अपने भाई का ध्यान रखने का समय नहीं मिला और वो एक अपराधी बन गया। कायाशिमा को ये नहीं पता था, दरअसल जो अपराधी पत्र कायाशिमा के पास था वो उसके भाई का था। कुछ दिनों बाद वो जमानत पर रिहा होने वाला था और कायाशिमा उसे लेने के लिए ट्रेन से जा रहा था। अब सभी यात्री ट्रेन से उतर चुके हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कुछ खाना होगा और व्यवस्था करनी होगी। वे खाने पीने की तलाश में जंगल में बहुत दूर तक गए और उन्हें एक टावर दिखाई दिया। इसे देखकर वे सभी चौंक गए, क्योंकि वो टावर 2026 में बनकर तैयार होने वाला था और वे 2023 से आए थे। सभी ने इस टावर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इसे देखने के बावजूद वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि वे भविष्य में आ गए हैं। भविष्य में कितना आगे, ये भी उन्हें नहीं पता। इस ट्रेन में एक जीव विज्ञानी था जिसने इस जंगल में एक ऐसा पौधा खोजा जो 2023 से 30 साल बाद उगने वाला था। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे कम से कम 40 साल आगे अपने समय से आ गए हैं और इस बात से वे चिंतित हैं। आने वाले वर्षों में क्या दुनिया इतनी बुरी स्थिति में होगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 2023 का दृश्य दिखाया जाता है जब ये डिब्बा यहाँ पहुंचा था। उन वैज्ञानिकों को बहुत खोजने के बाद भी वो डिब्बा नहीं मिला, इसलिए बेबस होकर उन्हें आधिकारिक तौर पर यह खबर देनी पड़ी कि चलती ट्रेन के 2 डिब्बे गायब हो गए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा लोग थे, वे भी लापता हैं और कुछ भी नहीं मिला। दृश्य भविष्य में वापस जाता है, जहां लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। इस समय सैम एक योजना बनाता है और एक पॉलीथीन लेकर इस डिब्बे की छत पर लगा देता है और कुछ नहीं, बस पानी की कुछ बूंदें जमा होनी चाहिए थीं, लेकिन उसकी योजना विफल रही। सुबह हुई, अगला दिन आया। जीव विज्ञानी इस क्षेत्र की जांच करने जाता है और उसे एक ऐसा फूल मिलता है जो पानी के बहुत करीब उगता था। ये देखकर उसे एक सुराग मिलता है कि पास में कोई झरना या नदी जरूर होगी। ये सुनकर सैम फैसला करता है कि अगर यहाँ कोई झरना या नदी है तो वो उसे ढूंढ लेगा, ताकि उसके साथी उससे अपनी प्यास बुझा सकें। जीव विज्ञानी, कायाशिमा और यूमी उसके साथ चलते हैं। चलते चलते वे एक बहुत बड़े पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। अगर पहाड़ है तो झरने की संभावना है, लेकिन इतने ऊंचे और खड़ी चढ़ाई वाले पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और कैसे? ऐसा करने के लिए वे सभी मिलकर एक रस्सी बनाते हैं और सैम, जो एक अग्निशामक है और रस्सी से दीवारों पर चढ़ने का बहुत अनुभव रखता है, इस पहाड़ पर चढ़ जाता है। आखिरकार उन्हें पानी मिल गया। वे खुश हो जाते हैं। सैम उस पहाड़ से दूर तक देखने लगता है। वो जगह एक समुद्र बन गई थी जहाँ टोक्यो की बड़ी बड़ी मशहूर इमारतें थीं, और उसने अपने साथियों को बताया भविष्य में क्या होने वाला है। ये जानकर सभी और भी चिंतित हो गए, जिसकी वजह से ये दुनिया इतनी बर्बाद हो जाएगी। एक और दिन बीत जाता है, रात हो जाती है और दानाका नाम का एक आदमी डिब्बे से बाहर आता है। वो अपना काम कर रहा था, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। खैर, उसने खुद को उसके हमले से बचा लिया, लेकिन जब वो बाहर जाकर अपने साथियों को बताता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता कि उसने यहाँ एक इंसान को देखा है, क्योंकि वे लगातार इतने दिनों से यहाँ तलाश कर रहे थे। उन्हें यहाँ कोई इंसान नहीं मिला। खैर, आज बारिश शुरू हो जाती है और उन्हें बारिश से शांति मिलती है। सबसे पहले पीने का पानी, नहाने का पानी और आखिरकार उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। वह गरीब जीव विज्ञानी अपने काम में व्यस्त था। वह यहाँ कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे इंसान खा सकें, पी सकें और जीवित रह सकें। अन्य लोग भी उसके काम में मदद करने का फैसला करते हैं। इधर हम देखते हैं कि जब रीना और यूमी जामुन ढूंढ रही थीं, तो यूमी गलती से कुछ जहरीली जामुन खा लेती है। अगर इंसान उन्हें खा लें तो उनकी मौत हो जाएगी। उसकी खराब सेहत देखकर सैम बहुत चिंतित हो जाता है और यहाँ हमें लगता है कि सैम उसे पसंद भी करता है। खैर, सभी उसे डिब्बे में ले जाते हैं। वे उसका थोड़ा इलाज करते हैं और यहाँ सभी उसकी देखभाल करते हैं, जैसे सभी उसके परिवार हों। ये लोग साथ रहते हैं और एक परिवार की तरह बन गए हैं। यूमी की हालत देखकर सभी को एहसास हुआ कि अगर वे ऐसे ही बैठे रहे और मेहनत नहीं की तो वे भूख और प्यास से मर जाएंगे। अगर उन्हें जीना है तो उन्हें कुछ करना होगा, इसलिए वे अगले दिन से काम करने का फैसला करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ खाना मिला, कुछ ने बर्तन बनाए और आज उन्होंने बहुत काम किया। उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यह सब करने के बाद भी वे खुश नहीं थे। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने खाने में कुछ जहरीली जामुन मिला ली हैं। इस समय कायाशिमा को शक होता है कि शायद उन्होंने ये जामुन नहीं इकट्ठी की और दानाका ने उनके खाने में जामुन मिलाई हैं, जिसे उन्होंने अपने डिब्बे से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने कायाशिमा की कैंची चुरा ली थी। वे उस आदमी को ढूंढने निकलते हैं। सैम पूरी रात जंगल में भटकता रहा और उसे दानाका नहीं मिला, लेकिन उसे कायाशिमा की कैंची मिल गई। वो जीव विज्ञानी जो हर दिन उनके लिए कुछ उपयोगी करता था, वो उन्हें इस क्षेत्र को पढ़ते हुए बताता है कि उसके ज्ञान और इस जगह की संरचना के अनुसार पास में एक नदी जरूर होनी चाहिए, और अगर कोई नदी है तो उनकी पानी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और वे वहां से मछली पकड़ सकते हैं। क्या शानदार विचार है। सभी उसकी राय पर काम करने के लिए निकलते हैं, मतलब एक धारा ढूंढने के लिए। और रास्ते में कोई जीव विज्ञानी पर हमला करता है और उसे वापस डिब्बे में लाया जाता है। वे उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा है।
सभी को ये भी पता चला कि दानाका झूठ नहीं बोल रहा था। इस शहर में और भी लोग थे। हमला होने के बाद दानाका उनके डिब्बे में आता है और सभी को बताता है कि अगर वे उसे इस डिब्बे में रहने की अनुमति देते हैं तो वो बहुत उपयोगी हो सकता है। वो एक सुरक्षा कंपनी में काम करता है और उसके पास जाल बनाने का बहुत अनुभव है और वो इन लोगों के लिए जाल बनाएगा ताकि वे सुरक्षित रह सकें। सभी सहमत हो जाते हैं। खैर, आज सभी अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने इस जीवन को स्वीकार कर लिया हो। कायाशिमा रीना के बाल काटता है और अपने काम का आनंद लेता है। वे जंगल गए, खाना ढूंढा और एक सामान्य दिन बिताया। अगले दिन यूमी और सैम ने अपने डिब्बे के पास एक बच्चे को देखा। बच्चा भागने लगा और वे बच्चे के पीछे भागे। बच्चे ने भागते हुए उन्हें नदी तक पहुंचाया। नदी पार करने के बाद बच्चा आगे भागता है और उनसे रुकने को कहता है। कायाशिमा उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। रात हो चुकी थी लेकिन लड़का वापस नहीं आया। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और डिब्बा मिलता है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। यहाँ 2 डिब्बे हैं, एक सैम का है और दूसरा ये वाला है। दूसरे डिब्बे के लोग उनसे बहुत आगे थे और उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर ली थीं। उन्हें यूतो मिला जो उनका नेता था। सैम यूतो को बताता है कि उनके एक आदमी ने उनके जीव विज्ञानी पर हमला किया है। यूतो माफी मांगता है। बहस करने का समय नहीं था, इसलिए वे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। जैसे सैम को एक नदी और खाना मिला, वो उसे सब कुछ बताता है। यूतो उसे बताता है कि जब वे यहाँ आए थे तो उन्हें एक जहाज मिला। उसमें एक रेडियो और एक डायरी थी। उन्होंने रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाई और एक दिन उन्हें कनाडा से एक सिग्नल मिला और उन्हें पता चला कि वे 60 साल आगे हैं। उन्हें ये भी पता चला कि 2026 में दुनिया नष्ट हो गई थी, क्योंकि 2023 और 2024 में कई लोगों ने इसके बारे में अधिक जानने के लिए अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इससे दुनिया का विनाश हुआ। एक उपग्रह एक क्षुद्र ग्रह से टकरा गया जिसने फिर पृथ्वी पर टक्कर मारी, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विनाश हो गया। इस विनाश में सभी इंसान मारे गए। सैम यूतो से पूछता है कि तुम्हारा रेडियो कहाँ है। यूतो कहता है कि उसके पास रेडियो है लेकिन उस दिन के बाद कोई सिग्नल नहीं आया। सैम ने ये बात अपने साथियों को बताई। इस भयावह स्थिति से कैसे निकला जाए इसकी चिंता में डूबा हुआ था। ये सुनकर कि वे 60 साल आगे हैं, सभी चिंतित थे, लेकिन इस समय सभी ने सोचा कि शायद भगवान ने उन्हें अतीत में जाकर सब कुछ ठीक करने का एक मौका दिया है और इस विचार से उन्हें और ज्यादा मेहनत करने, अतीत में जाकर विनाश को रोकने का तरीका ढूंढने का साहस मिलता है। यहाँ सभी सोचते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं है। वे भूखे थे, इसलिए वे उस नदी पर जाते हैं जिसे उन्होंने ढूंढा था। वे नहाते हैं, पानी पीते हैं और खाने के लिए बहुत सारी मछलियां जमा करते हैं। दिन बीत जाता है। वे अपने लिए बाथ टब बनाते हैं और खाना जमा करना शुरू करते हैं। खाना जमा करते समय जीव विज्ञानी को एक चमकता हुआ हरा पत्थर मिलता है। वह यह पत्थर सभी को दिखाता है। तानाका भी इसे देखता है। जीव विज्ञानी को लगता है कि इस चमकते हुए पत्थर में ऊर्जा है और वे इसकी मदद से वापस जा सकते हैं। तानाका यूतो के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वह एक गद्दार है क्योंकि वह यूतो को सब कुछ बताता है। यूतो बदले में उसे खाना देता है। सैम के समूह में यूमी और रीना, जो एक ही उम्र की थीं, दोस्त बन जाती हैं, लेकिन वे झगड़ पड़ती हैं। रीना इतनी गुस्से में थी कि उसने यूमी को धक्का दे दिया और वो एक गड्ढे में गिर गई। यूमी गड्ढे में गिर गई और डर गई क्योंकि वहां पहले से एक लाश पड़ी थी। दोनों डर गईं और अपने डिब्बे की ओर भाग गईं, लेकिन दूसरे डिब्बे के लड़कों ने उन्हें रोक लिया। रीना यूमी को खतरे में छोड़कर किसी तरह अपने डिब्बे में पहुंच जाती है। रीना सैम को सब कुछ बताती है और सैम बिना कुछ सोचे यूमी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। कायाशिमा भी उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं जहां यूमी और लड़के थे तो वे दोनों गायब हो जाते हैं। यूमी भागते हुए एक जहाज में छिप जाती है। सैम को नहीं पता कि यूमी अपनी जान बचाने के लिए गई होगी, लेकिन वो सोचता है कि दूसरे समूह ने उसे अगवा कर लिया है। वो बिना सोचे समझे दूसरे समूह पर हमला करने चला जाता है। इससे पहले कि वे हमला करें या किसी को नुकसान पहुंचाएं, यूमी को उससे मामले के बारे में पूछता है। सैम उसे बताता है कि उसके साथियों ने उनके समूह की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। ये सुनकर वो अपने साथी की ओर से माफी मांगता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वो यूमी का पता लगाएगा और उसे उनके पास लाएगा। लेकिन सैम यूतो पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि यूमी और रीना ने जो लाश देखी है वो उनके समूह की है जिसे यूतो ने मार डाला। यूतो कहता है कि वो तुम्हारे समूह से नहीं है बल्कि हमारे समूह से है। जब हम यहाँ आए तो वो घबरा गया कि उसने सभी पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। उसने मुझ पर भी हमला किया और मैंने अपनी बचाव में उसे चाकू मार दिया और वो अनजाने में मारा गया। मेरी बहादुरी के कारण सभी ने मुझे एक नेता मानना शुरू कर दिया। कायाशिमा और सैम हमला रोकने के लिए दूसरे समूह के ठिकाने पर जाने के बाद अपने अपार्टमेंट लौट आए, इसलिए उन्हें डर था कि दूसरा समूह उन पर हमला कर सकता है। वे अपनी रक्षा के लिए हथियार बनाने का फैसला करते हैं। यूतो उसी जहाज पर जाता है जहां उसे रेडियो मिला था। उसे नहीं पता कि यूमी भी इस जहाज के एक छोटे से बक्से में छिपी हुई है। वो रेडियो पर किसी से बात करता है, लेकिन रूमी उसकी झूठ पकड़ लेती है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा है।
और रेडियो भी काम नहीं कर सकता क्योंकि केबल कटी हुई थी। वो उससे पूछती है कि तुम ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है। यूमी सच्चाई जानती है। यूतो कहता है कि वो नेता बनना चाहता है, इसलिए वो ऐसे नाटक करता है। वो अतीत में नहीं जाना चाहता, किसी को उसकी परवाह नहीं है। यहाँ सभी उसे एक नेता मान रहे हैं और वो इससे खुश है। लेकिन यूमी कहती है कि वो जाकर सभी को उसकी सच्चाई बताएगी। खुद को उजागर होता देख यूतो डर जाता है। घबराहट में वो यूमी को बांधकर बंद कर देता है। दृश्य बदलता है और हम सैम और उसके दोस्तों को देखते हैं। उन्होंने बहुत सारे हथियार बना लिए हैं जिनसे वे लड़ेंगे, क्योंकि वादे के अनुसार यूतो ने यूमी को वापस नहीं भेजा है और न ही उसे ढूंढा है, इसलिए वे उन पर हमला करेंगे। एक महिला उससे कहती है कि हमला करना ठीक है, मैं समूह के साथ हूँ, लेकिन होशियार रहो। दूसरा समूह मजबूत है, वे हम पर हमला करेंगे और हमारे गैराज को नष्ट कर देंगे और हम ये छोटी सी जगह खो देंगे। इसलिए हमें युद्ध से पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जिसके बारे में दूसरे समूह को पता न हो। समूह उसके प्रति स्नेह रखता है, इसलिए सुबह वो एक सुरक्षित जगह ढूंढने निकल जाती है। उनका संघर्ष करने का मन नहीं था, लेकिन अगले दिन दूसरे समूह ने उन पर हमला कर दिया। बदतर के लिए तैयार वे आत्मरक्षा में लड़ाई शुरू करते हैं और जल्द ही टकराव बढ़ जाता है। यूतो इस लड़ाई को देखकर पागल हो गया है। अगर वे एक दूसरे को मार देंगे तो उसे कौन नेता मानेगा। वह चिल्लाता है और लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे रुकने वाले नहीं हैं। कभी सैम की टीम हमला करती है और कभी दूसरा समूह सैम की टीम को हराने ही वाला था। इस लड़ाई में लोगों के मरने से पहले यूमी प्रवेश करती है। वह जहाज से खुद को छुड़ा लेती है और यूतो की सच्चाई बताती है। सभी के सामने उसका झूठ उजागर करती है। उसके पास रेडियो नहीं है और न ही उसे कोई सिग्नल मिला। यूतो कहता है कि उसने ये सब सभी में उम्मीद बनाए रखने के लिए किया। किसी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अगर किसी ने हार मान ली थी तो वो खुद को खत्म कर सकता था। सैम को यूतो की बात पसंद आई, लेकिन यूतो ने फैसला किया कि वो नेता नहीं बनेगा। वह एक डायरी यहाँ छोड़कर चला गया। उसने इस डायरी में सब कुछ लिखा था जो यूतो ने उसे बताया था कि उसे एक रेडियो से पता चला है कि वे 2060 में हैं। 2026 में दुनिया नष्ट हो गई थी और ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ इस डायरी में लिखा था। उसे ये डायरी जहाज से मिली। वह महिला और जीव विज्ञानी जो दूसरी जगह ढूंढने गए थे, उन्हें कई हरे चमकते पत्थरों वाला एक टावर मिला। ये दृश्य बदलता है और हमें 2023 का समय दिखाया जाता है। एक वैज्ञानिक जो ट्रेन के गायब होने के रहस्य को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो सुरंग का अध्ययन कर रहा था। जब उसने फुटेज देखा तो उसे पता चला कि जब डिब्बे गायब हुए थे तो सुरंग में एक वर्म होल था जो एक सुपरनोवा विस्फोट के कारण हुआ था। दरअसल सुपरनोवा विस्फोट तब होते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन चक्र के अंत तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके कोर से कुछ शक्तियां निकलती हैं जिससे जोरदार विस्फोट होता है और इसी कारण से एक वर्म होल बना जिसने 2023 और 2060 की समय रेखा बनाई। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन सैम अभी भी इसे पूरी तरह से समझने के लिए जूझ रहा था। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। जब वे डायरी पढ़ रहे थे तो उन्हें सुपरनोवा विस्फोट के बारे में पता चला। यहाँ बैठा एक विज्ञान शिक्षक सभी को सुपरनोवा विस्फोट के बारे में बताता है कि यह विस्फोट तब होता है जब कोई ग्रह बूढ़ा हो जाता है और मरने वाला होता है। अचानक एक बड़ा तूफान आता है और सभी वापस अपने डिब्बे में आ जाते हैं। तानाका फैसला करता है कि वो आपातकालीन गेट खोलेगा और खुद को बचाने के लिए सुरंग में जाएगा। जैसे ही वह आपातकालीन गेट खोलता है, वे देखते हैं कि दूसरी तरफ एक बड़ा वर्म होल है जो धीरे धीरे सब कुछ अंदर खींच रहा था। उसने तानाका द्वारा बनाई गई एक छोटी सी गुड़िया को भी खींच लिया। अचानक तूफान थम जाता है और वर्म होल भी रुक जाता है। दूसरी तरफ हम ट्रेन प्रबंधन में एक जासूस को देखते हैं। वे अपने मामले का अध्ययन कर रहे थे कि तानाका की एक गुड़िया उनके पास गिरती है जो वर्म होल के कारण गिरी थी। वर्म होल देखने के बाद उन्हें वापस जाने का तरीका भी समझ में आ गया। वापस जाने के लिए उन्हें एक वर्म होल बनाना था, जिसके लिए उन्हें एक विशेष रेडियोधर्मी पत्थर और ऊर्जा का एक विशाल स्रोत चाहिए था। बिजली स्टेशन इस शहर में हो सकता था, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल था, नामुमकिन नहीं। वे सभी मिलकर काम करते हैं और एक बिजली स्टेशन ढूंढते हैं जो जमीन में दफन था, जैसे कि वो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। बिजली स्टेशन को निष्क्रिय करने के बाद वे हरी पत्थरों को सक्रिय करते हैं, जिससे उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था के कारण एक भारी तूफान आता है। वर्म होल भी बन जाता है। इस वर्म होल को देखकर सभी बहुत खुश थे। जिस व्यक्ति को वापस जाना था वो इस डिब्बे के अंदर आ जाता है। वे तानाका को भी अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन तानाका वापस नहीं जाना चाहता था। वो कहता है, नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। आखिरकार अलविदा कहता है और ट्रेन का दरवाजा बंद कर देता है। ट्रेन में एक जोरदार झटका लगता है और अचानक वे अपनी समय रेखा पर वापस आ जाते हैं। पहले की तरह वे बेहोश थे। जब उन्हें होश आया तो कोई उनके डिब्बे पर दस्तक दे रहा था। जब वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वो 2023 की बजाय 2026 में आ गए हैं और यही वो साल है जब दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा था, इसलिए सबने तुरंत दूसरों को आने वाले खतरे के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने भविष्य से लाई हुई चीजें दिखाई और वहां के वीडियो भी चलाकर दिखाए ताकि लोग उनकी बात पर यकीन करें, पर किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया।
लोगों को लगा कि किसी बड़े हादसे की वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। ये खबर भी फैल चुकी थी कि 2023 में एक ट्रेन के डिब्बे अचानक गायब होकर 2026 में पहुंच गए हैं। ये पुष्टि करने के लिए कि क्या ये वही लोग थे जो लापता हुए थे, उनकी मेडिकल जांच हुई। इसमें भी उनकी बातों पर अविश्वास ही जताया गया। तभी एक वैज्ञानिक जिसने सुपरनोवा विस्फोट के बारे में पता लगाया था, उनसे मिलने आता है। वहीं एक ऊंचे पद पर बैठी महिला ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके रक्षा मंत्री से मिलने का इंतजाम किया। उसने रक्षा मंत्री को 2060 में मिली सारी जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बताया कि एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है और वे उसे अंतरिक्ष में ही नष्ट करने के लिए एक मिसाइल बना रहे हैं। इससे दुनिया बच जाएगी। ये जानकर महिला को भी कुछ शांति मिली। उसने ये सारी बात अपनी टीम के सदस्यों को बताई। उनकी बातों से उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, पर फिर भी उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला था। सबकी सांसें थम गईं। सब एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे अब कभी नहीं मिलेंगे। उन्हें शक था कि दुनिया बचेगी या नहीं। सब खबरें देख रहे थे जहां मिसाइल आसमान में जा रही थी। उनकी धड़कनें तेज थीं जब तक कि उन्हें वो खुशखबरी नहीं मिली कि मिसाइल ने उल्का पिंड को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। आखिरकार दुनिया बच गई और उसकी असली हालत भी सामने आ गई। इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है।